नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। आज डेट है 11 फरवरी 2024। तो आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री या डी विज्ञान मंत्री? आंसर है इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम 8 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस महोत्सव में 320 से अधिक स्टॉल पर पूर्वोत्तर राज्यों के अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जीआई मंडप में क्षेत्र की विविधता का जश्न मनाते हुए 25 से अधिक कपड़ा, शिल्प और कृषि जीआई टैग वाले उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश? आंसर है इसका बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्ड योजना और स्टार्टअप चैलेंज वेबसाइट शुरू की है। ये स्मार्ट कार्ड से किफायती दरों पर आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो मानव संसाधन, कानूनी सलाह, आईटी बुनियादी ढांचा, मीडिया और प्रचार सहित इनके विकास और संचालन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों तक स्टार्टअप कर्ताओं को पहुंच बढ़ाना है। इस कार्य में लॉन्च पैड इवेंट के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मीडिया और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित 20 से अधिक स्टार्टअपों को भी शुरुआत के लिए प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य एआई हब स्थापित कर इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाएगा? ए तेलंगाना, बी नई दिल्ली, सी गोवा या डी महाराष्ट्र? आंसर है इसका ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने डिजिटल समावेशन और तकनीकी उन्नति के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इंटरनेट तक सबकी पहुंच के लिए हैदराबाद और तेलंगाना को देश का एआई हब राजधानी के रूप में विकसित करने और भविष्य के विकास के लिए एक साहसिक मिसाल कायम करना है। तेलंगाना के सभी नागरिकों तक इस इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल युग में इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार बनाना इस योजना का उद्देश्य है, जिससे तेलंगाना के जो प्रत्येक नागरिक तक सशक्त बन सके तथा सरकार का नागरिकों के समर्पण को भी देखा जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिल्ली बुक मेला कब आयोजित होगा? ए 8 फरवरी से, बी 10 फरवरी से, सी 12 फरवरी से या डी 18 फरवरी से? आंसर है इसका बी 10 फरवरी से। भारत व्यापार संवर्धन संसाधन ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित नई दिल्ली पुस्तक मेला 10 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक प्रगति मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का इस वर्ष की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा इस पुस्तक मेले का थीम है। इस बार सऊदी अरब को
इसका सम्मानित अतिथि बना गया है, जो अपनी समृद्ध विरासत, साहित्यिक विरासत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मेले में यूनाइटेड किंगडम के 25 प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी संभावना है तथा यह मेला भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का भी एक मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है? ए असम, बी मणिपुर, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश? आंसर है इसका सी सिक्किम। सिक्किम ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2016 या इसके बाद नियुक्त सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की है। सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च 1990 को या इससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस से लाभ मिलेगा। इस योजना से राज्य सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर जब आगामी चुनाव आने वाले हो, तब ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिस पर सिक्किम सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए इसे लागू कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? ए 580 अरब डॉलर, बी 608 अरब डॉलर, सी 622 अरब डॉलर या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका सी 622 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक महीने के उच्चतम स्तर 622.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 9 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन आंकड़ों को प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार 2 फरवरी तक 522.47 बिलियन डॉलर तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। यह लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि का प्रतीक है। समीक्षा दिन अवधि के दौरान भंडार में 5.74 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई थी, जो लगभग 2 महीनों में सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले सप्ताह में 590 मिलियन की एक मामूली वृद्धि देखी गई थी। रिजर्व बैंक रुपये के मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। यह हस्तक्षेप विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 12 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 10 फरवरी या डी 15 फरवरी? आंसर है इसका बी 11 फरवरी को। हर साल 11 फरवरी को दुनिया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का योगदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए गए अपार योगदान को याद किया जाता है। इस वर्ष की इस दिवस का थीम था विज्ञान में लिंग अंतर को बंद करना, त्वरित कार्रवाई। यह दिवस उन बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को याद दिलाता है, जो महिलाओं और लड़कियों को STEM कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उकसाती है तथा जो उनको रोकते हैं उनके बारे में इस देश में चर्चाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ए दुबई, बी कतर, सी भारत या डी मालदीव? आंसर है इसका दुबई, ए। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में आयोजित होने वाला 2024 का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। बहुत सी सरकारों को आकार देना
थीम पर यह शिखर सम्मेलन का इस बार आधारित है और दुनिया भर में 25 से अधिक सरकारों और राज्य प्रमुखों के बीच इस बार भविष्य की सरकारों को आकार देने संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी अपने अपने प्रतिनिधियों का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्र अपने सफल सरकारी अनुभवों और सर्वोत्तम विकासात्मक प्रथाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। इन्हीं से सीख लेकर आने वाली सरकार या अन्य देशों की सरकार क्या करेगी, इस बारे में चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी मैंगलोर या डी जमशेदपुर। आंसर है इसका बी मुंबई। मुंबई में यह अस्पताल खुला गया है। यह अपनी तरह का पहला अस्पताल है जिसमें 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता के साथ यह 5 मंजिलों में 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। अस्पताल मार्च 2024 में प्रारंभ होने की संभावना है। अस्पताल में आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल 24/7 टाइप पर चलेंगी और उपचार सेवाएं, इनपेशेंट एवं आईसीयू इकाइयां और सर्जिकल सेवाएं आदि सुविधाएं इस हॉस्पिटल में रहेंगी। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश ने सम्मानित किया? ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत या डी रूस। आंसर है इसका स्विट्जरलैंड। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ के आइस पैलेस में सम्मानित किया गया है। भारत के ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को जंगफ्राउ के प्रसिद्ध आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका दी गई, सम्मानित किया गया। ग्लेशियर के बीचों बीच बचा जुंगफ्राउंज में आइस पैलेस एक अद्वितीय और विस्मयकारी स्मारक के रूप में कार्य करता है। पट्टिका स्मारक पट्टिका नीरज चोपड़ा की उस उल्लेखनीय यात्रा को इंगित करता है जो उन्होंने हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक चैंपियन और एक वैश्विक आइकन बनने तक की थी। उनके समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत गौरव दिलाया बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरित भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस नदी पर तटबंध प्रबंधन के लिए ऋण को मंजूरी दी है? ए गंगा नदी, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र या डी कोसी। आंसर है इसका सी ब्रह्मपुत्र। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का लक्ष्य पिछली सफल पहलों को आगे बढ़ाना और क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की लगातार चुनौतियों का समाधान करना है। यह बाढ़ और नदी तट रखाव जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक योजना है जो जलवायु प्रबंधन, जलवायु और आपदा लचीलेपन के लिए समर्थन को तेज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी राजस्थान या डी छत्तीसगढ़। आंसर है इसका बी बिहार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इसमें नीतीश का मतलब होता है नोबल इनिशिएटिव
टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस डिवाइस को IIT पटना ने विकसित किया है। पेंडेंट के आकार का यह डिवाइस वॉइस मैसेज के जरिए यूजर को बिजली, बाढ़, गर्मी और शीतलहर के बारे में अलर्ट मैसेज भेजेगा। हाल ही में पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मिशन डिवाइस को लॉन्च किया है। ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा या डी EU। आंसर है इसका नासा। नासा ने दुनिया के गर्म होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन लॉन्च किया है। पेस का मतलब है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। यह नासा का मिशन है जो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेसपोर्ट स्टेशन से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट पर रवाना होगा। पेस उन तरीकों के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार करेगा जिसमें समुद्री प्रक्रियाएं और वायुकण ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। आपने हाइपर स्पेक्ट्रल समुद्री रंग उपकरण के उपयोग से यह प्रकाश के एक विस्तृत श्रृंखला में जल निकायों को मापेगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक फाइटोप्लैंक्टन के वितरण को ट्रैक करने और उसमें रहने वाली आबादी को इंगित करने में भी सक्षम होंगे। पेस मिशन की बदौलत जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता और पृथ्वी के समुद्रों पर अनुसंधान भी आगे बढ़ेगा। पेस के पास पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी के लिए परिष्कृत उपकरण है। खास खतरनाक शैवाल प्रस्फुटन पर नजर रखने और मत्स्य पालन के स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने के लिए भी यह जानकारी इकट्ठा करेगा। पेस में 2 पॉलीमीटर उपकरण लगे हुए हैं। यह वायुमंडलीय कणों के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही एरोसोल बादलों के गुण और वायु की गुणवत्ता को समझने के लिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेस का शोध जलवायु चक्र में महासागर की भूमिका के बारे में ज्ञान बढ़ाएगा। सतही जल और महासागरीय स्थलाकृति मिशन जैसे अन्य मिशनों के साथ संयोजन में इनका और मूल्य बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के महासागरों में जैव विविधता की हानि, समुद्री गर्मी की लहरें और समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित परिवर्तन हो रहे हैं। पेस शोधकर्ताओं के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर प्रभाव का अध्ययन करना संभव बना देगा। फाइटोप्लैंक्टन एक वैश्विक कार्बन चक्र का अभिन्न अंग है। वे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं जो आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और मनोरंजन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक होंगे। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।